हाय क्वींस, कैसी हैं आप सब? द न्यू यू, जस्ट कीप ट्राइंग, जस्ट कीप मूविंग अहेड। आज एक बड़ी दिलचस्प कहानी सुनाना चाहती हूँ आप सभी को। कहानी एक छोटी सी बच्ची की, एक ऐसी बच्ची जो बस अपने बचपने में लिखना शुरू कर देती है। उसे लिखना बहुत पसंद है, अलग अलग तरह की कहानियाँ गढ़ती है। मात्र 6 साल की उम्र में उस बच्ची ने एक कहानी लिखी जिसका शीर्षक उसने रैबिट रखा। एक खरगोश के बारे में थी कहानी और अपनी मम्मा को बहुत ही एक्साइटेडली गई सुनाने वो कहानी। जब उसकी माँ ने वो कहानी सुनी तो उन्हें लगा कि एक 5 साल के बच्चे के हिसाब से काफ़ी अच्छी कहानी है और उन्होंने उसे प्रोत्साहित किया और ज़्यादा लिखने के लिए और ज़्यादा रंगमय सोचने के लिए। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ी होती गई, बहुत ज़्यादा शाय, बहुत ज़्यादा शर्मीली होती गई और अपनी कहानियों को उसने अपनी कुछ चंद किताबों में ही समेट लिया। जब भी उसका मन नहीं लगता, उसे लगता कि नहीं वो शायद इस दुनिया से ऊब रही है, वो तुरंत से अपनी छोटी सी डायरी निकालती और उसमें कुछ कुछ स्क्रिबल करना शुरू कर देती, कहानियाँ लिखना शुरू कर देती। 15 साल की उम्र में उस बच्ची की दादी माँ का देहांत हो जाता है। दादी से बहुत क्लोज थी, सब कुछ उनके साथ साझा करती थी, मानो दादी उसका आईना थी। दादी के चले जाने के बाद उसका अपने पिता के साथ भी रिश्ता खराब सा हो गया। उसकी माँ को भी एक जानलेवा दिमागी तौर की परेशानी और उत्पीड़ना का सामना करना पड़ा और बहुत जल्द उसकी माँ चल बसी। बच्ची बहुत हताश हो गई, उसका मन जैसे टूट गया, मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा उसके ऊपर। खैर, उसने अपने आप को संभाला, अपनी पढ़ाई खुद कंप्लीट करी और बहुत जल्द उसके पास एक शिक्षिका का जॉब ऑफर आ गया। पोर्टुगल जो देश है वहाँ पर जाकर उसे बच्चों को पढ़ाना था अंग्रेज़ी। वो बहुत खुश हुई, उसे लगा कि जैसे उसे जीवन को एक नए सिरे से शुरुआत करने का मौका मिल रहा है। जल्दी से उसने अपने बैग बांधे और बोरिया बिस्तरा उठाकर पोर्टुगीज पहुंच गई। अब वहाँ पहुंचकर उसने देखा, जाना, दुनिया को एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश करने लगी। अपने चाइल्डहुड की भूली बिसरी कुछ ऐसी जो दर्दनाक यादें थी उन्हें उसने भुलाना शुरू कर दिया और जल्द ही उसकी मुलाकात एक बहुत ही आकर्षक इंसान से हुई। और उस इंसान और ये जो हमारी प्यारी सी बच्ची जो अब एक युवक कन्या बन चुकी थी, तो युवती बन चुकी थी, तो उन्होंने दोनों के बीच में जो ये राइटिंग का जो एक संदर्भ था वो बहुत ज़्यादा कॉमन निकला और दोनों की ही इस तरह से दोस्ती आगे बढ़ने लगी और जल्द ही उनकी शादी हो गई। ज़िंदगी बहुत आराम से, सुकून से जस्ट शुरू ही हुई थी शादीशुदा ज़िंदगी उसकी कि 1 साल के बाद उसने अपने हस्बैंड का, अपने जीवन साथी का एक ऐसा रूप देखा जिससे वो फिर से बहुत ज़्यादा डर गई, घबरा गई। वह होम वायलेंस का शिकार हो चुकी थी। उसके जो हस्बैंड थे वो जहाँ तहाँ बहुत गुस्से में आकर उस पर हाथ उठाने लगे और उसका जीना एक बार फिर से दुर्भर हो गया। इसी बीच उसने एक बहुत प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया, लेकिन एक बार एक बहुत बड़े घरेलू फसाद के चलते उसके हस्बैंड ने उसे घर से बेदखल कर दिया, बाहर निकाल दिया और वो अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर और अपना चंद सामान साथ उठाकर दोबारा एक दूसरे देश के लिए निकल पड़ी। और उस दूसरे देश में जाकर उसने देखा कि ना तो उसके पास नौकरी है, ना ही कोई स्टेबल रिलेशनशिप है। उसकी जो जमा पूंजी थी वो भी अब धीरे धीरे ख़त्म होने लग पड़ी थी। वो खुद रात रात भर भूखी रहती, दिन में जो उसे मिलता छोटा मोटा खाना उसे खाकर अपना गुजारा करती ताकि उसकी छोटी सी बच्ची उसका पेट भर पाए, किसी तरह से अपनी बच्ची को पाल पाए, उसे एक अच्छा भविष्य दे पाए। दिन बस ऐसे ही गुजर रहे थे और वो नाकामयाब
होने के कारण एक डिप्रेशन में, एक मानसिक फसाद में फंसती चली जा रही थी। फिर उसने सोचा कि अब जब कुछ रहा ही नहीं है खोने के लिए, तो क्यों ना मैं वो ट्राई करूं जो मुझे हमेशा से आता था, जिसके लिए मैं हमेशा से बहुत ज़्यादा तत्पर रहती थी, जो चीज़ मुझ में जीवन भरती थी, मेरी आंखों में चमक लाती थी। उसने ठान लिया कि अब वो सुंदर फैंटेसी नॉवेल्स लिखेगी। पूरा पूरा दिन अकेली कैफेटेरियाज में बैठती थी ताकि वहाँ बैठकर वो अपनी किताब पर कंसंट्रेशन के साथ काम कर पाए। एक ही कप कॉफ़ी को पूरा पूरा दिन चलाती थी, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे कुछ और खरीदने के। उसे अपनी बच्ची का भी पालन पोषण करना था। लेकिन उसने मन में ठान ली थी कि चाहे जितनी बार भी गिरूं नीचे, मैं अब वही काम करूंगी जो मुझे खुशी देता है, उसी काम में आगे बढ़ूंगी। यहाँ वहाँ की जॉब्स नहीं करूंगी, मैं वही काम करूंगी, एक काम, उस पर पूरा फोकस करूंगी मैं। किसी तरह से जद्दोजहद के चलते और अपने डिप्रेशन का भी सामना करते हुए उसने अपनी जो ये पहली नॉवेल है उसके कुछ पहले 3 चैप्टर्स कंप्लीट किए। और फिर उसने पब्लिशर्स का हाव भाव देखने के लिए उन चैप्टर्स को अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट किया। 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह करते करते 12 पब्लिशर्स ने उसके जो इनिशियल वर्क को पढ़कर रिजेक्ट कर दिया। तीसरा पब्लिशर था ब्लूम्सबेरी पब्लिकेशंस। जब वे पढ़ रहे थे इस 31 वर्षीय अकेली डिवोर्सी महिला की कहानी, जिसके पास पेट भरने के लिए प्रॉपर खाना भी नहीं था, तो बाय चांस उस फैंटेसी कहानी को पढ़ते पढ़ते उनकी 8 साल की बेटी भी कमरे में आ गई, उस पब्लिशर की। और जब उसकी 8 साल की बेटी ने उन कहानी के चंद पन्नों को पलटा तो उसका ऐसा इंटरेस्ट बैठा कि वो जिद करने लगी कि नहीं, मुझे ये पूरी कहानी पढ़नी है। ये 3 चैप्टर्स तो बहुत अधूरे लग रहे हैं, इसके आगे क्या हुआ मुझे जानना है। जल्दी से आप लेखक को कहिए कि आगे से आगे लिखें, इस पूरी कहानी को ख़त्म करें, ये इतनी इंटरेस्टिंग है। अपनी बेटी का ऐसा रवैया देखकर कौन बाप भला मना कर देगा काम देने के लिए। तो उन पब्लिशिंग हाउस ने उन्हें हाँ कर दी कि चलो हम तुम्हारी बुक को पब्लिश करेंगे, तुम आगे इसे कंप्लीट करो। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई, लेकिन साथ ही साथ उस पब्लिशिंग हाउस ने उन्हें एक वार्निंग भी दी थी कि देखो, हमें नहीं लग रहा है कि ये कहानी ज़्यादा पसंद आने वाली लोगों को, लेकिन फिर भी हम इसे पब्लिश कर देते हैं क्योंकि भाई हमारी बच्ची ने कहा है कि पब्लिश होनी चाहिए। लेकिन तुम ना ऐसा करो, साथ साथ कोई ना कोई नौकरी तो ढूंढ लो, क्योंकि इससे तो तुम्हारा गुजारा नहीं चलने वाला है। फिर भी क्योंकि उस युवती ने मन में ठान रखा था, वह वेट करना चाहती थी अपनी किताब का मार्केट में रिलीज़ होने का। और जब वो किताब पहली बार मार्केट में रिलीज़ हुई चंद हज़ार कॉपियों के साथ, उस किताब का नाम था हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन। ये किताब इतनी ज़्यादा पसंद आई लोगों को कि लोगों में एक भगदड़ सी मच गई, एक होड़ लग गई कि हो नेक्स्ट किताब, इसका नेक्स्ट वर्जन, इसका नेक्स्ट चैप्टर कब पढ़ने को मिलेगा, इसका नेक्स्ट एडिशन कब आने वाला है, जल्दी से लेखिका को बोलिए कि फटाफट लिखे। और इसी भगदड़ के चलते इतनी पॉपुलर हो गई ये किताब कि विदिन 5 महीनों के अंदर अंदर, विदिन 5 months ऑफ इट्स रिलीज, इस किताब को एक बहुत बड़ा पुरस्कार मिला। उस पुरस्कार से सम्मानित होते ही जेके रोलिंग एक नेक्स्ट डोर डिप्रेस्ड सिंगल मदर से एक हीरोइक और सक्सेसफुल वुमन में कन्वर्ट हो गई। इतना ही नहीं कि उनकी किताब ने इतना जबरदस्त बिजनेस किया कि पहले कभी कोई भी लेखक या लेखिका दुनिया भर में मात्र किताबों को लिखकर बिलियनियर नहीं बनी थी। इसलिए 2004 में फोर्ब्स मैगजीन ने जेके रोलिंग को द फर्स्ट एवर राइटर टू बिकम अ बिलियनियर थ्रू हर राइटिंग्स डिक्लेयर किया। जेके रोलिंग जानती थी कि कितने और लोगों को ज़रूरत थी इस वेल्थ की जो उन्हें अपनी तत्परता, अपनी विल पावर से मिली थी। तो उन्होंने अपनी वेल्थ को जल्दी जल्दी चैरिटीज़ में देना शुरू किया। वह अपने जड़ों से जुड़ी रहीं,
उन्होंने उस जो एक रिसोर्स वो क्रिएट कर रही थी उसे बंद करके नहीं रखा तालों में, उन्होंने उसे बांटना शुरू किया और इतने हद तक बांटा कि 2011 में उनका बिलियनियर स्टेटस ही चला गया। लेकिन वे खुश थी, वे आज भी बहुत खुश हैं, सक्सेसफुल हैं, उनकी आंखों में चमक है और वो लिख रही हैं। जेके रोलिंग ने एक हार्वर्ड्स की अपनी एक स्पीच के दौरान कहा कि अगर आप सचमुच में जिंदगी जी रहे हैं तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आपको फेलियर्स का सामना ना करना पड़े। और अगर आप इतनी कॉन्शियसली जिंदगी जी रहे हैं फेलियर्स के डर से, तो कि आप फेलियर का सामना कर ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब शायद आप जिंदगी ही नहीं जी रहे हैं, जो कि अपने आप में बाय डिफॉल्ट एक फेलियर है। आप आए, आप यहाँ रहे, लेकिन आपने जिंदगी नहीं जी, आपने जीवन नहीं देखा, आपने जीवन को जिया नहीं अगर आपने फेलियर्स का सामना नहीं किया है। कितने दुखों का, कितने मुसीबतों का सामना करके वे आज बनी जो वो हैं। क्या तुम और मैं अपनी मुसीबतों को एक स्टेपिंग स्टोन बनाकर, एक फाउंडेशन बनाकर, जब हम जोर से नीचे गिर जाते हैं, उस धरातल को एक फाउंडेशन बनाकर क्या हम दोबारा ऊपर नहीं उठ सकते? क्या है जो हमें रोकता है? क्या है जो हमें फेलियर का डर देता है? लोगों की बातें, परिवार वालों के ताने कि हमने तो तुमसे कहा था कि तुम ये नहीं कर पाओगी, पहले ही कहा था, देखा तुम नहीं कर पाई। सिर्फ इन शाब्दिक तानों और शाब्दिक ऊर्जा के डर से तुम अपने कदम वापस खींच लेती हो। तुम इसीलिए आगे बढ़कर कुछ करना नहीं चाहती जिंदगी में, क्योंकि तुम्हें सबसे पहले अपने फेलियर का वो मोमेंट याद आ जाता है। तुम उसे इमेजिन करने लगती हो, तुम उसकी कल्पना बिठाने लगती हो अपने मन में कि जब मैं फेल होकर यहाँ बीचों बीच खड़ी होंगी अपने परिवार में, सोसाइटी में, इस समाज में, अपने दोस्तों में, अपने ऑफिस में, अपने घर पर, तो लोगों की नजरें मुझे कैसे चीर रही होंगी, वो किस तरह से मेरा मजाक उड़ाएंगे, वो किस तरह से मुझे पीछे खींचेंगे, मुझे आगे नहीं बढ़ने देंगे। उनके शब्द मुझे चीर देंगे, छलनी कर देंगे, मेरे दिल को बहुत चोट, हती पहुंचाएंगे, है ना? और इसी कारण से तुम पीछे हट जाती हो, तुम ट्राई ही नहीं करना चाहती। है ना? कितना सिली सच है, लेकिन शायद इस सच को हम इतने सिंपल शब्दों में कभी खुद से बयान नहीं करते। लेकिन आज मैं तुम्हारा आईना बनना चाहती हूँ प्यारे। खुद से अब ये सच पूछो, बोलो, क्या है जो तुम्हें रोक रहा है? फेलियर का डर? उस डर में ऐसा क्या है? किस बात का डर है? फेलियर को फेलियर क्या बनाता है? फेलियर बड़ा, शायद उससे जुड़ी हुई जो एक झिझक है, जो तानों का डर है, जो लोगों की नजरें हैं, वो उसे बड़ा बनाती हैं। हमारी खुद की सोच उसे बड़ा बनाती है कि हाय क्या होगा, मैं कैसे सहन करूंगी, मैं तो टूट ही जाऊंगी। ये उसे बड़ा बनाती है। अगर हम अपने इस एस्पेक्ट को, उन चार लोगों के डर को साइड में कर दें, है ना, शाब्दिक ऊर्जा से बचने हेतु हमने जो अपनी चारों तरफ दीवारें बनाई हुई हैं उन्हें तोड़ दें और शाब्दिक ऊर्जा को बेइंतहा हम तक पहुंचने दें। हमसे आकर बस टकरा कर गिर जाए वो ऊर्जा, हमारे अंदर हमें क्षति ना पहुंचा पाए, हमारे अंदर ना घुस पाए, तो ये डर खत्म और किसी भी तरह का फेलियर सिर्फ मात्र एक एक्सपीरियंस बन के रह जाएगा। एक एक्सपीरियंस जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, एक एक्सपीरियंस जिससे हमें एक ग्राउंड मिला कि अब हम नेक्स्ट टाइम जब भी ट्राई करेंगे, इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, तो हमें ये लेसन हमारे पास है, ये पाठ, ये शिक्षा मैं हमेशा याद रखूंगी। और फिर जब मैं आगे बढ़ूंगी ना, तो मैं देखना इस काम को पूरा करके ही आऊंगी। आई एम ऑलरेडी अ विनर। ये सोच अगर रिप्लेस कर ले तुम्हारे फेलियर की उन तमाम इमेजिनेशंस को, तो आज से, अभी से, इसी वक्त से मेरी क्वीन, तुम एक रानी हो और रानी ही रहोगी हमेशा। आई लव यू ऑल। अगर तुम्हें मेरे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करिए, कमेंट कीजिए, इन्हें शेयर कीजिए। आप सोशल मीडिया के युग में हैं, इस तरह की पॉजिटिविटी को फैलाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मात्र
YouTube पे जाके सब्सक्राइब का बटन दबाना है, साथ ही बेल आइकॉन दबा दीजिए। फेसबुक पर एक वर्चुअल जादू की झप्पी देने के लिए मैं आपका इंतजार कर रही हूँ, तो प्लीज कम एंड फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे भी मैं कई बार आती हूँ आप लोगों से पर्सनली चैट करने। आई लव यू ऑल।